all my physics creators. My name is Mansi Bhardwaj and this is your channel that is Creative Physics by Mansi Bhardwaj. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ ए रजिस्टर की थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो रजिस्टर थे वो किस में थे, सीरीज में थे और पैरेलल में थे। ठीक है, ये सब हम कर चुके। तो आज हमारे जो इसमें चैप्टर में आती है कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स आती हैं, दैट इज द सेल, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब देखो ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम सेल से शुरू करते हैं। देखो सेल हमें देखो कई बार गिवन होता है, इसी तरीके से हमें गिवन होती है सेल, जिसको हम बैटरी भी है ना, बैटरी बोलते हैं, जैसे हम रजिस्टर में लगाते हैं, कैपेसिटर में लगाते हैं। तो इसी तरीके से जो ये होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। ये होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारी क्या होती है, सेल। तो इसका काम क्या होता है, सेल का वर्क्स क्या होते हैं इसके, देखो एक तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। मतलब ये जैसे ऐसा नहीं कह सकते, जैसे हमने शेल लगा दिया ना, इसको ऐसा नहीं कह सकती कि वो चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दिया। जैसे मान ले इसके अंदर कोई भी हमने जैसे कोई भी ये लगा दिया रेजिस्टेंस, मान लेते ये हमारा जो रेजिस्टेंस लगा दिया सेल के साथ, यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे फैन हो गया है ना, कुछ भी, यानी हमारे इंस्ट्रूमेंट, होम अप्लायंस, ये हो गया। यहाँ से जो शेल है इसको क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी, जिसके कारण ये क्या करेगा, मूव कर। अगर फैन है तो मूव करेगा, कूलर है तो वैसे चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे कुछ। तो इस सेल का क्या काम है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना। ठीक है, तो सेल क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। या फिर सेल को ये कह सकते हैं प्रोवाइड सिर्फ, मतलब मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लिया ये V है, ये 0 है, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, प्रोवाइड्स मेंटेन ए पोटेंशियल डिफरेंस, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड। मतलब जो भी ये हमारे ये ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल बिटवीन द टर्मिनल्स बोल सकते हैं, बिटवीन द टर्मिनल्स। ठीक है, तो यानी क्या करती है, ये क्या करती है, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल का क्या काम होता है, एक तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, दूसरी क्या करती है, मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी शेल। अब देखो सेल, EMF समझने से पहले शेल हमें पूरी देखनी पड़ेगी। जैसे हमने केमिस्ट्री में हम देखते हैं ना, इलेक्ट्रोकेमिकल जो शेल होते हैं, जैसे हमारी केमिस्ट्री में एक अलग से टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो उसमें जो है वहां से क्लियर होगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे हमें पता है, जैसे हम केमिस्ट्री में करते हैं, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे होती थी, मान लेते थे कि यहाँ पे कोई हमने इस तरीके का कोई बीकर टाइप्स ले लिया है ना, और फिर ये हो गया। इसके अंदर हम क्या लगाते हैं, ये थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि इसके साथ रेजिस्टेंस भी यूज करेंगे ना। देखो ये यहाँ बना देते हैं, ये हो गया। देखो EMF समझने से पहले ये हमें सेल का कुछ देखना पड़ेगा, ये वर्क्स यहाँ से। देखो ये हमने क्या लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड हो गए। ये हमारा इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है इसके अंदर। हमें पता है जो हम लेते हैं ना इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए, इसके अंदर जो ये होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब इसको, यानी ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी होता है, ताकि जो करंट इसके अंदर से फ्लो करे ना वो इजीली फ्लो हो जाए, तो कंडक्टिंग सॉल्यूशन भी होता है। साथ में ये जो हमारे होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रखते हैं। तो क्या होता है, हमारी जो है एक्सोथर्मिक, जो हम जो ये लेते हैं इस तरीके से, इसमें क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं सब, है ना। इस तरीके से जो हमारी होती है, इसके अंदर एक एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। इस जो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इस एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन के कारण इस वाले इलेक्ट्रोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, एंड इस वाले इलेक्ट्रोड पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो हमारी एनर्जी होती है ना एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, वो आपस में रिएक्शन करेंगे, सब कुछ रिएक्शंस के कारण। तो कुछ रिएक्शंस के कारण एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, जिससे एनर्जी निकलती हो। ये सब हमारी केमिस्ट्री की बात है।
ये हमें क्यों क्लियर करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें ईएमएफ देखना है। ठीक है, देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है क्या होगा, यहाँ से जो नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्यों बने, बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे हमारा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो, है ना। तो रिडक्शन मान लिया, इस पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, इस पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और इस पे क्या हो रहा है रिडक्शन, ये हमारा रिडक्शन हो रहा है। इस वाले को जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं एनोड, इसको जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं कैथोड। ठीक है, ये बोलते हैं, ये हो गया, ये सारी केमिस्ट्री की बातें हैं। ठीक है, अब देखो ये क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन होगी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, क्या होगा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगी। अब देखो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से हम क्या कर देते हैं एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दे, मतलब कोई भी अप्लायंस हम ले सकते हैं रेजिस्टेंस, तो हम सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, इससे हमने मान लिया कनेक्ट कर दिया। अब देखो क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, ये रेजिस्टेंस यानी एक तरीके से करंट जाएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस से होते हुए इस तरीके से आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, देखो यहाँ पे क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, अब देखो यहाँ से जो नेगेटिव चार्ज है ना, इस वाले इलेक्ट्रोड में क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो क्या होगा ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से ये क्या करेगा इस डायरेक्शन में जाएगा। अब तक हमने क्या देखा था कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, मान लेते हैं हम अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेंगे तो हमें पता है डेफिनेटली वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है बिल्कुल ऑपोजिट चीज होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा तभी तो वहां पे एक सर्किट पूरा होगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे जब तक इलेक्ट्रॉन ये पूरा यहाँ तक नहीं आएगा तब तक सर्किट ही पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा तो ये सब होगा ही नहीं, है ना। ये जब सर्किट पूरा होगा फिर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ पे आगे, फिर से यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन इस तरफ ही क्यों जा रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से इतनी एनर्जी निकल रही कि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल रही है कि ये इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ओपोज कर रहा है ना। तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको वो ओपोज करने की एनर्जी है इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण इस इलेक्ट्रॉन के पास। तो इतनी ज्यादा एनर्जी है इसके पास कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ये ओपोज कर रहा है। हो गया क्लियर। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन देखो इस तरफ जाते रहेंगे और सर्किट पूरा होता रहेगा, इसी तरीके से हमारा प्रोसेस चलता जाएगा। फिर क्या होगा, एक टाइम पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी यहाँ पे मान लिया इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V माइनस, ठीक है, और इसका पोटेंशियल हम मान लेते हैं V पॉजिटिव। ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इसका मान लिया V माइनस और इसका मान लेते हैं V प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब पूरा प्रोसेस हो गया, मतलब ऐसा तो किसी ना किसी की तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जरूर आती है हर एक इक्वेशन, मतलब जो हमारी रिएक्शंस होती हैं। तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आई, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के कारण यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव V प्लस। ठीक है, V पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर जाना बंद हो गया। अब ये हमारे पास स्टॉप हो गई पूरी रिएक्शन। अब देखो, अब हम बात करते हैं ईएमएफ की। ठीक है, अब देखो ईएमएफ क्या होती है, ये हो गया। ईएमएफ हमारी क्या होती है, ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये क्या है, हिस्टोरिकल नेम है। पहले जो है इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ये क्या होता है एक तरीके से ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन इसको हिस्टोरिकल नेम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया गया था। ठीक है, रियल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल, या इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, टू टर्मिनल व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन, या फ्लो ड्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की क्या होती है, ईएमएफ हमारा क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू इलेक्ट्रोड या टू टर्मिनल व्हेन करंट इज नॉट फ्लो। देखो यहाँ पे ईएमएफ क्रिएट हो गया हमारे पास, यानी करंट जो है स्टॉप हो गया, पूरी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ गई, करंट हमारे पास नहीं जा रहा, पूरी इक्विलिब्रियम पोजीशन आने से यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, तब यहाँ पे क्रिएट हुआ ईएमएफ।
ठीक है। ईएमएफ हमारा क्या होता है, व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन। देखो यहाँ से करंट नहीं जा रहा, तो करंट नहीं जा रहा तो हमारे पास ईएमएफ, अगर करंट जा रहा होता तो अलग चीज आती, वो नहीं, अभी नहीं आएगा वो। पहले हम करंट इज नॉट ड्रॉन की बात करते हैं, जब तक करंट नहीं जा रहा, क्योंकि एक तरीके से स्टॉप ही तो हो चुका है। तो हमारा जो ईएमएफ होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज, ये हमारा ईएमएफ क्या है, V माइनस, मान लेते हैं कि हमारे पास जो ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है V प्लस, ठीक है, और प्लस ऑफ V माइनस, ये होता है हमारा ईएमएफ यानी E। इसको हम ईएमएफ को हम किससे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, ये हमारा इसका सिंबल है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस दो इलेक्ट्रोड के बीच में व्हेन करंट इज नॉट ड्रॉन। ये यहाँ पे ये एक रिएक्शन क्या हो चुकी है, स्टॉप हो चुकी है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये हमारा ईएमएफ का सिंबल होता है V प्लस ऑफ, मतलब पॉजिटिव। अगर मान लिया इसकी पोटेंशियल हमारे पास 6 होती, इसकी हमारे पास 3 होती, तो 9 हमें कितनी ईएमएफ मिलता है, 9। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि दो जो ईएमएफ की मतलब पोटेंशियल की वैल्यू उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ईएमएफ। अब देखो ईएमएफ से जो हमारा ईएमएफ है, देखो यहां से ये क्लियर हो गया। अब देखो जब हमारी घड़ी का जो शेल है वो काम करना बंद कर देते, तो हम क्या करते हैं, नया शेल लेके आते हो, और नई शेल पे हमने देखा है कि ईएमएफ लिखा होता है, किसी का 2.5 लिखा होता है, किसी का 1.5 लिखा होता है, किसी का 3, किसी का 4, इस तरीके से लिखा होता है ईएमएफ, है ना। अलग अलग बैटरी, बड़ी बड़ी बैटरी होंगी तो बड़ा बड़ा ईएमएफ गिवन होगा, ठीक है। देखो हमारा जो ईएमएफ पे बात करते हैं, देखो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ की हम डेफिनेशन लिखवा चुके, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल या इलेक्ट्रोड, टू टर्मिनल across the two terminal when current is not flow या drawn बोल सकते हैं। ये हमारा होता है ईएमएफ, इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है ईएमएफ। अब देखो जो हम बैटरी लेके आते हैं, मान लिया ये शेल हो गया, इसका ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, इस तरीके से होता है, ठीक है। इस पे जो ईएमएफ है, मान लिया हमने वो ईएमएफ कितना लिखा है, 2.5 मान लेते हैं, 2.5 का ईएमएफ लिखा है, लेकिन दिए में मान लेते हैं 1.5 का है ना, ये मान लेते हैं 1.5 का ईएमएफ लिखा है, एनसीईआरटी में हमारे पास 1.5 गिवन है, तो हम 1.5 मान लेते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा ईएमएफ 1.5 गिवन है इस सेल के अंदर की, मतलब ये सेल हमें इतना ईएमएफ देगी जब इसके अंदर से करंट नहीं फ्लो किया जाए, है ना। मतलब जब तक हम इसको घड़ी में ना डाले, ठीक है, तब तक रिमोट में ना डाले, तब तक इसका ईएमएफ इतना है, ठीक है। डालने के बाद जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, इसका ईएमएफ कुछ डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ईएमएफ कब होती है, जब करंट इज नॉट ड्रॉन। जैसे ही हम इसको यूज करेंगे तो इसका जो ईएमएफ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो शुरू में हम मान लेते हैं कि हमने एक शेल ली, मतलब एक बैटरी ले ली इस तरीके से, इसका ईएमएफ हम मान लेते हैं 16 वोल्ट, ये ईएमएफ है, इसकी ईएमएफ गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 4 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक वोल्टमीटर अप्लाई कर दिया। वोल्टमीटर हमें पता है हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, सर्किट के हमेशा पैरेलल में यूज किया जाता है वोल्टमीटर। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एमीटर लगा दिया। एमीटर क्या करता है, करंट की रीडिंग देता है। तो क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे 16 वोल्ट का जो ईएमएफ लगाया, हमारे पास वोल्टमीटर एमीटर, तो हमने देखो क्या देखा, कैलकुलेशन हमने क्या निकाली, कैलकुलेशन क्या आ जाएगी, हमें पता है करंट कितना आ जाएगा, दैट इज द V/R होता है। तो V हमारे पास 16 और 4, यानी हमारे पास 4 एम्पियर का करंट जाएगा। 4 एम्पियर यानी देखो यहाँ से V निकालेंगे तो I × R, यानी हमारे पास 16 वोल्ट है। यानी पहले शुरू में हमें क्या लगेगा कि जितनी वोल्ट की बैटरी हम लेके आए उतनी ही हमें वोल्ट, उतनी ही ईएमएफ मिलेगी। ये तो हमने शुरू में, मतलब ये हमारी कैलकुलेशन थी, हमने ऐसा सोचा, इमेजिनेशन थी हमारी। लेकिन रियल में क्या हुआ कि जब हमने इसको ऑब्जर्व किया, यानी ये हमारी क्या आ गई, ऑब्जर्वेशन,
ये तो सारी चीज कैलकुलेशन पे थी कि हमें भी जितना ईएमएफ हम जितना लेके आए उतनी हमें मिलेगी, लेकिन रियल में ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आई, देखो ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आ गई, हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई कि यहाँ से जो ईएमएफ है, यानी देखो यहाँ से जो हमें करंट मिला वो 4 एम्पियर से ना मिलके 3 एम्पियर मिला। 1 एम्पियर यहाँ से आई जो है वो हमें 3 एम्पियर मिला। ये हो गया कि हमें जो ईएमएफ है ये रियल में ऑब्जर्वेशन आई, ये हमने कैलकुलेशन की थी कि हमारी इमेजिनेशन थी कि जितनी ईएमएफ की वोल्टेज हम लेके आए उतनी वोल्टेज की ईएमएफ जितनी लेके आए उतनी हमें मिलेगी, लेकिन रियल में ऐसा नहीं हुआ। करंट हमारे पास कितना मिला, हमें 3 एम्पियर। करंट 3 एम्पियर मिलने से हमारे पास वोल्टेज कितनी होगी, दैट इज द 4 into 3। देखो 4 ये V into I into R होता है ना, तो I की जगह कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 3 एम्पियर और इंटू I की जगह 4 यानी 12 वोल्ट। यानी हमारे पास पहले हमने सोचा था, सॉरी ओम नहीं आएगा ना, वोल्ट आएगा। पहले हमने सोचा था कि 16 वोल्ट की ईएमएफ मिली, लेकिन रियल में क्या हुआ, हमें 12 वोल्ट की वोल्टेज मिली, मतलब ईएमएफ मिली। तो यहाँ पे 4 वोल्ट का ईएमएफ का क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे पास तो इतनी वोल्ट की ईएमएफ थी लेकिन रियल में हमें इतना मिला। अब यहाँ से प्रॉब्लम ये आई कि वो 4 वोल्ट कहाँ गया, ये क्वेश्चन बना। अब देखो, अब बात आती है हमारे इंटरनल रेजिस्टेंस की। ये हमारी सब तक अब तक क्या थी, ईएमएफ है ना, शेल के बारे में और ईएमएफ था। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की, यानी ये जो 4 वोल्ट बैटरी यानी जो ईएमएफ है ये कहाँ चली जाएगी, इसके इस शेल के अंदर एक रेजिस्टेंस छिपा है जो इस 4 वोल्ट के ईएमएफ को अपने अंदर ले लेता है और सिर्फ बाहर एक्सटर्नल को कितना देता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सिर्फ 12 वोल्ट देता है, अपने अंदर वो 4 वोल्ट जो है ऑब्जर्व कर लेता है। हुआ क्लियर? तो इसके अंदर जो एक शेल होती है इसके अंदर एक रेजिस्टेंस छिपा होता है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। उस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण हमारे पास जो वोल्ट है, ईएमएफ है, उसकी वैल्यू जो हम रियल में लेके आते हैं उतनी नहीं होती। जैसे ही उसके अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं उसकी ईएमएफ की वैल्यू कम हो जाती है। कम होने के कारण यहाँ से हमारे पास जो जितनी ज्यादा हमारे पास वोल्ट मिलेगा, ईएमएफ मिलेगा, वो आधा किस में यूज, मतलब कुछ परसेंट किस में चला जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में। और मान लेते हैं वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहां से। तो ये हमारा कैपिटल R था, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये हमारा था स्मॉल r, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 वोल्ट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस ने अपने अंदर ले लिया। तो यहां से हमें बाहर सिर्फ और सिर्फ कितना मिला, 12 वोल्ट। समझ आया? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इन द सेल, ठीक है। सेल के अंदर एक वो रेजिस्टेंस होता है जो हमारे रियल में जो ईएमएफ होती है उसकी वैल्यू नहीं देता, उसका कुछ परसेंट ले लेता है और हमें दे देता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कितना, उससे कुछ कम करके। तो ये जो हो गया, ये हमारा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इसको हम स्मॉल r से देखते हैं। हो गया क्लियर? हमारे पास 3 टर्म होगी, सेल, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तीनों होगी। अब बात करते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज की। हो गया, टर्मिनल वोल्टेज देखते हैं। अब देखो, अब टर्मिनल वोल्टेज पे आते हैं। अब देखो, टर्मिनल वोल्टेज या इसको टर्मिनल पोटेंशियल भी बोलते हैं ना, वोल्टेज और पोटेंशियल एक ही तो है। अब देखो, टर्मिनल वोल्टेज, देखो टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, इसको हम V से ही डिनोट करते हैं टर्मिनल वोल्टेज को। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, देखो हमने क्या देखा था, जब हमने इसमें एक रेजिस्टेंस लगाया था, ठीक है, एक शेल लगाई थी, कितने वोल्ट की थी शेल, 16 की। यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाया था, यहाँ पे हमने एक एमीटर लगाया था। हो गया, ये सारी चीजें थी हमारे पास। देखो ईएमएफ हमारे पास कितनी थी, 16 वोल्ट की, ठीक है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया था, ठीक है, यहाँ से जो ये वाला था ना इंटरनल रेजिस्टेंस,
ठीक है, ये हमारा था, जैसे हमने यहाँ पे कितना दिया था 4 वोल्ट हमारा आया था, है ना, 4 वोल्ट आया था, 4 ओम लिया था हमने, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम आया था। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हमारा कितना आया था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये तो 4 ओम ही है ना। और यहाँ से जो हमारे पास V और वोल्ट हमारे पास, ठीक है, ये दो। अब बात करते हैं हम टर्मिनल वोल्टेज की, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। अब देखो यहां से हमने देखा कि जो हमारा मतलब जब हमने करंट ड्रॉ किया तो उस समय करंट ड्रॉ करने से पहले हमारे पास ईएमएफ थी 16 वोल्ट। करंट ड्रॉ करने के बाद हमारे पास पोटेंशियल कितनी बनी 12 वोल्ट। देखो इनको उस बाद में देखते हैं। ये तो हमारी थी बिफोर करंट फ्लो, ये तो तब थी, ठीक है। फिर ईएमएफ बनी हमारी 12 वोल्ट आफ्टर करंट फ्लो। करंट फ्लो करने के बाद इतना बना हमारे पास 4 ओम हमारा क्या था इंटरनल रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू 4 ओम हमारा क्या था इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इसी की वजह से तो हमारी वोल्टेज कम आई थी, सॉरी, हाँ ठीक है, जो भी है। अब देखो क्या आई हमें, देखो यहां से 4 वोल्ट जो ईएमएफ है 16 वोल्ट थी, लेकिन करंट ड्रॉ करने के बाद हमारी वोल्टेज कितनी बनी 12। तो टर्मिनल पोटेंशियल हमारी क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड when current is flow। हमारी जो ईएमएफ है वो क्या आई थी, ये टर्मिनल वोल्टेज क्या आई थी, ईएमएफ की वैल्यू, ईएमएफ की डेफिनेशन क्या लिखी थी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड व्हेन करंट इज नॉट फ्लो। लेकिन करंट फ्लो करने के बाद जो ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। यानी हमारी जो ये जो 12 वोल्ट है ये क्या हमारे टर्मिनल वोल्टेज है, क्योंकि करंट ड्रॉ करने के बाद हमारी जो वोल्टेज आई है वो कितनी है 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट हमारी यहाँ से क्या है टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो ये होती है हमारी टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो यहां से देखो एक चीज क्लियर होगी, अब ये हमारे टर्मिनल वोल्टेज होती है। अब देखो जो V होता है V इज इक्वल टू, देखो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था V वो किसके इक्वल आया था, जो हमारा करंट था देखो हमारा जो ये पोटेंशियल थी हमें कैसे मिली थी, देखो एक तो हमारी ईएमएफ थी, जो हमारी ईएमएफ आई थी ना, ये हमारी ईएमएफ थी, माइनस में यानी जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होती है जब हम उसके अंदर से करंट फ्लो करवाते हैं, यानी उसको करंट देते हैं, है ना, मतलब करंट फ्लो करवाते हैं, तो क्या होता है जो वो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या होती है उससे जो हमारी ईएमएफ है उससे कम आती है। यानी देखो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। देखो हमारे पास वोल्ट हमारी कितनी थी 16 वोल्ट की, देखो यहां से भी क्लियर हो जाएगा हमारा, सॉरी 12 वोल्ट की आई थी ना हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ हमारी कितनी थी 16 की, ठीक है, माइनस करंट देखो हमारा कितना आया हुआ यहाँ पे, देखो ये हो गया 4 ओम का, यहाँ पे हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो कितना था 4 ओम था, यानी हमारे पास I इंटू आर होता है, तो I कितना हो गया 2 यानी 2, तो 2 यानी 2 ओम और 2 एम्पियर, ये 2 ओम और ये 2 एम्पियर, यानी हमारा करंट कितना होगा 2, हो गया क्लियर। तो 2 और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा कितना था 2 यहाँ से, क्योंकि हमारे पास R कितना था दैट इज 4, है ना, 4 ओम था, तो I हमारे पास कितना होगा I V इंटू आर होता है, I इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू I इंटू आर था, सॉरी ये जो V था ना V ये हमारे पास 4 वोल्ट था, सॉरी ये 4 ओम नहीं होगा, सॉरी यहाँ से 4 वोल्ट बनेगा, क्योंकि हमारे पास ये हमारी क्या थी टर्मिनल, मतलब जितना हमने जब हमने लगाया था उतनी हमारी जो वोल्टेज है वो ये आई थी, है ना, ये 4 वोल्ट आई थी। तो यहाँ से देखो V इज इक्वल टू I इंटू आर होता है, तो हमारे पास
आई कितना आएगा 2 और आर कितना आएगा 2, दोनों हमारे ये स्मॉल आर बनेगा ना, स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बनेगा 2 ओम और करंट कितना बनेगा 2 एम्पियर, तभी तो मिला के 4 ओम हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से ये बना। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना आ गया 4 यानी 12 वोल्ट। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारी जो टर्मिनल वोल्टेज थी वो कितनी थी 12, ईएमएफ हमारी कितनी थी 16, आई हमारे पास यहाँ पे कितना था 4 वोल्ट की हमें मिली थी, आई इंटू आर होता है V इज इक्वल टू, ठीक है, आर हमारा क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, आई हमारा कितना 2। अब देखो ये हो गया हमारे पास कितना आ गया -16 माइनस का 4 यानी हमारे पास 12 वोल्ट। तो इसको जो ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है इसका ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से हुआ, ये यहीं से हो गया था, यहीं से हो गया था, क्योंकि एप्सिलॉन जो सॉरी ये ईएमएफ है ना, ईएमएफ की जगह कितना आ जाएगा 16 आई इंटू आर, आई का हमारे पास क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस का भी करंट निकालेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस के पास करंट कितना है 2 और हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2, तो दोनों मिला के कितने हो गए, तो हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये ऐसे हो जाएगा, और ये जो V होता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं I इंटू आर एक्सटर्नल, इसका फॉर्मूला ये भी होता है I इंटू आर एक्सटर्नल। अब देखो इन दोनों का जब यूज करेंगे, इसका यूज इसमें करेंगे तो I आर एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा EMF माइनस आई आर, इसको इधर ले आए I आर एक्सटर्नल प्लस ये आ जाएगा I इंटू आर इज इक्वल टू EMF। ठीक है, आई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आई जो है वो किसके इक्वल बन जाएगा EMF बाई आर प्लस आर। तो इसका ये फॉर्मूला भी होता है कि हमारा जो करंट आ जाता है वो ये आ जाएगा। ठीक है, करंट यहाँ से देखो आई कॉमन ले लिया तो यहाँ से आई कॉमन लेके जो हमारा EMF है आर प्लस आर आ जाएगा। इसका मेन फॉर्मूला ये होता है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, यहाँ से। क्लियर हो गया, यानी अब इसका यूज करके जब हम देखेंगे ना हमारे पास देखो, यानी देखो हमारे पास यहाँ पे कितनी वोल्ट मिलेगी, तो हम यहाँ से इजीली डिराइव कर सकते हैं। देखो ये सारा हो गया ना क्लियर, तो ये सारी हमारी क्या थी टर्म्स। अब देखो ये हमारी सारी टर्म्स होगी कि टर्मिनल वोल्टेज। अब देखो जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस वो कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो आर है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्योंकि जब हम जो लेंगे उसके अंदर मतलब कुछ तो फैक्टर होंगे जो इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब देखो factors on which internal resistance is depend, factor on which internal resistance is depend, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। देखो फर्स्ट दैट इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जैसे मान लिया हमने 2 इलेक्ट्रोड जो लिए थे, ठीक है, उसके अंदर जो हमने बैटरी जो शेल टाइप ली थी उसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोड लिए थे, अगर मान लिया उन इलेक्ट्रोड का एरिया मान लिया कुछ इसी तरीके से दूर दूर बनाए जाएंगे इलेक्ट्रोड, ठीक है, अगर दूर दूर बनाए जाएंगे तो क्या होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड का एरिया होगा मतलब इलेक्ट्रोड जितने ज्यादा ब्रॉड बनाए जाएंगे उसके अंदर उतना ही जो है उतने ही क्या होगा, उतने दूर दूर होंगे उनको उतना स्पेस मिलेगा, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे ही हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज, है ना, कैपिटल स्मॉल आर इज डिक्रीज। एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड को बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है। सेकंड आता है हमारा डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोड जो है कि जितने भी पास होंगे दूर होंगे, यानी डिस्टेंस इलेक्ट्रोड के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उतना ही हमारा क्या होगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जब हम डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा सॉल्यूशन के अंदर जो है मतलब मॉलिक्यूल मूव करेंगे उतनी ज्यादा उनके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, थर्ड आता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट ली थी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था ना 2 इलेक्ट्रोड के बीच में, जितना ज्यादा मान लें, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी, दोनों के अंदर ही जब हम कंसंट्रेशन देखते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन के साथ जैसे ही कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। यहाँ से फिर देखते हैं
फोर्थ हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन हो गया, डिस्टेंस होगी, एरिया हो गया। अब आता है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के साथ क्या होगा, जैसे हमें पता है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, उनके बीच में जो है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा स्पेस बन जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। तो ये सब हमारी आज करवाई कि कौन कौन सी टर्म थी, सेल, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज, और ये हमारे फैक्टर थे जिन पे हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे किरचॉफ्स लॉ, जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट है, दैट इज अ किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके।